नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। नाइजीरिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति टिनुबू के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा। भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किया रोड शो। प्रियंका गांधी और उद्धव ठाकरे भी ठोकेंगे चुनावी तार। झारखंड में जेपी नड्डा आज गोमिया, सिंदरी और नाला में करेंगे जनसभा। जेएमएम, कांग्रेस और अन्य दलों का भी प्रचार जारी। भारत ने 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ और सशस्त्र बलों को दी बधाई। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं। सुबह छाई रही धुंध की चादर। आज भी कई जगहों पर AQI 400 के पार। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया के दौरे पर हैं। अबुजा पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर नाइजीरिया के मंत्री प्रधानमंत्री के सम्मान में अबुजा शहर की चाबी प्रतीकात्मक रूप से उन्हें भेंट की गई। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 सालों में ये पहला नाइजीरियाई दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होने हैं। 2007 में भारत और नाइजीरियाई संबंधों की रणनीतिक साझेदारी का इसे दर्जा दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। नाइजीरिया में लगभग 60,000 भारतीयों का एक बड़ा समुदाय है। ये पश्चिम अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों का सबसे बड़ा केंद्र है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कुछ बड़े समझौतों के होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया पहुंच गए हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 साल में पहला नाइजीरियाई दौरा है। तेल और गैस के विशाल भंडार की वजह से नाइजीरिया अफ्रीका के अहम देशों में से एक है। दोनों देशों के संबंधों को अगर समझें तो लगातार दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत होता हुआ दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच चुका है। और व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो तेल पर आधारित है। इसकी वजह से दोनों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगातार सुदृढ़ होता हुआ। भारत अगर देखें तो नाइजीरियाई तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और भारतीय कंपनियों का नाइजीरिया में लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश है। और जो ये कंपनियां हैं वो नाइजीरिया में सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स के तौर पर एम्प्लॉयमेंट देती हैं। और नाइजीरियाई जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भारत पसंदीदा गंतव्य है। जब हम शिक्षण संस्थानों की बात करते हैं कई नाइजीरियाई छात्र यहाँ पर भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। और नाइजीरियाई वर्किंग प्रोफेशनल्स को तैयार करने में दोनों देशों के बीच शिक्षा अहम सेतु का काम करती है। एक और अहम सेक्टर रक्षा सहयोग की अगर हम बात करें तो वो एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें सैन्य प्रशिक्षण भी शामिल है। और भारतीय अधिकारी नाइजीरिया में प्रमुख रक्षा संस्थानों की स्थापना में मददगार साबित हुए हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री अभी नाइजीरिया के दौरे पर है। नाइजीरिया के दौरे के बाद आज से वो ब्राज़ील के लिए रवाना होंगे जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की ब्राज़ील यात्रा से जुड़े अहम मुद्दों पर हमारे संवाददाता असीम मिश्रा ने ब्राज़ील में भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी के साथ खास बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहला सवाल यही कि जिन बातों को दिल्ली घोषणा पत्र में शामिल किया गया था जब G20 का सम्मेलन भारत में हुआ था, उन बातों को अब ब्राजील कैसे उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है इस G20 के समिट के जरिए। ग्लोबल साउथ हम बोलते हैं ना, डेवलपिंग कंट्रीज का चैलेंजेस क्या है उसका हम कैसे आगे रखें सबके सामने। बिकॉज क्या होता है कि जब वो बातचीत हो रहा है कि से हम यूक्रेन के ऊपर बात करते हैं, बाकी ऊपर बात करते हैं, लेकिन उसमें उनका कंसर्न्स भी हम थोड़ा बीच में वो भूल जाते हैं ना। इसलिए वो एक चीज था, हमारा सक्सेस था कि हम वो ग्लोबल साउथ का चैलेंजेस, वो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं, या वो चैलेंजेस जो आता है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, सो वो सारे वी पुट इट इन द फोरफ्रंट, वो सामने रखे हैं। एंड ब्राजील भी उसको आगे ले जा रहे हैं। ट्राइका की बात अगर मैं करूं, इंडिया, ब्राजील
एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि तीनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं। ऐसे में ये जो G20 का समिट है, प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं और भारत कह सकते हैं कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ रहा है। ऐसे में ये ट्रॉइका जो बर्निंग इशूज हैं आज की डेट में, उसको कैसे एड्रेस कर सकता है? अभी द फैक्ट दैट वी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, हम भी मेंबर्स हैं IPSA, in the IPSA grouping as the 3 democracies, no? And then we also members in BRICS, and we also work together in many multilateral fora as partners, right? And so हमारे एक यूनिक अपॉर्चुनिटी इसमें है कि इंडिया ने एजेंडा सेट किया, फिर ब्राजील ने उसको थोड़ा आगे ले जा रहे हैं, और फिर साउथ अफ्रीका उसको और भी आगे ले जा रहे हैं। नाउ ये क्यों, वो इज इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये वाला? बिकॉज एक इंटरनेशनल पॉलिसी सेटिंग में टाइम लगेगा, सारे कंट्रीज को जोड़ना पड़ेगा उसमें। इंडिया की बात की जाए, हंगर को लेके, पॉवर्टी को लेके, सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर, इन तमाम चीजों को अपने उस डिक्लेरेशन में शामिल किया था। ब्राजील इस बार सोशल इंक्लूजन, रिफॉर्म्स एंड जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनर्जी ट्रांजिशन, इसमें हम काफी मिलकर ही हम काम कर रहे हैं। नंबर 1, हमने पिछले साल हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया था, बिकॉज जब आप एनर्जी ट्रांजिशन बात कर रहे हैं, उसका है कि कौन उसका वो पैसा पे करेगा, कैसे कहाँ से आपको टेक्नोलॉजी मिलेगा, राइट? सो दीज टू एड्रेस करना पड़ेगा फंडामेंटली, राइट? एंड थर्ड कि एनर्जी ट्रांजिशन माने हर कंट्री के लिए अलग अलग तरीका होता है उसमें, ईच कंट्री हैज इट्स ओन पाथवे हम बोलते हैं ना। एंड सो इसमें एक तो है कि हम मिलकर वो सस्टेनेबल मोबिलिटी का बात करके हम वो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ने हमने लॉन्च किया लास्ट ईयर, विच इज अ बिग सक्सेस। हमने उसमें लॉन्च किया विद ब्राजील, विद US, विद इटली, with both developing and developed countries, no? So that we're able to form a global framework for sustainable mobility. And naturally Brazil उसमें तो important partner है आपने बोला। अफ्रीकन यूनियन फर्स्ट टाइम फुल फ्लेज मेंबर की तरफ इसमें शामिल होने जा रहा है, क्या कुछ उससे उम्मीद कर सकते हैं? और भारत उसको, जो ग्लोबल साउथ की वॉइसेस हैं, अफ्रीकन यूनियन को शामिल होने के बाद से वो कितना और आगे बढ़ेगा? See, African Union becoming a member of the G20, और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था, बिकॉज आप समझे कि जब वो फर्स्ट समिट हुआ था 2008 में, 2008 के बाद अभी फर्स्ट टाइम हम एक नया मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं G20 में, नंबर 1। एंड नंबर 2, वो एक यूनियन नहीं है, इट्स एक्चुअली अ वॉइस ऑफ 55 कंट्रीज, 55 कंट्रीज इन अफ्रीका आर नाउ गेटिंग अ चांस टू स्पीक, राइट? एंड थर्ड, इंडिया ही कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था उसमें, बिकॉज ऑफ रिलेशंस विद अफ्रीका प्लस विद द डेवलप्ड वर्ल्ड प्लस विद ऑल द कंट्रीज। रिमेंबर कि ये तो कंसेंसस था ना, जब इंडिया ने प्रपोज किया वो कंसेंसस था, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसमें। ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात होगी, बायलैटरल्स होंगे, इस रिलेशनशिप को कितनी मजबूती मिलेगी? ये तो बहुत आगे जा रहा है, अभी तो हम कितने सेक्टर्स में हम एक्सपैंड कर चुके हैं हमारा रिलेशंस। वी आर नाउ लुकिंग एट, एक तो है एग्रीकल्चर, खेती में हम काफी काम कर रहे हैं, दूसरा हम गाय के ऊपर हम काफी काम कर रहे हैं, तीसरा हम इधर से वो उड़द दाल, तूर दाल सारे हम इंडिया को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सोया ऑयल वो भी काफी इंडिया से जा रहा है इंडिया को। अभी हमारा ट्रेड भी बढ़ गया, अभी लगभग $16 बिलियन हो गया। एंड उसके अलावा वो हमारा डिफेंस एंगेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। फर्स्ट टाइम वी हैड द चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑल गो टू इंडिया वन आफ्टर अनदर। भारत ने जिन बातों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, उनमें से बहुत सारी अहम बातों को अब इस बार ब्राजील भी उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा और अगले साल 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जिम्मे होगा उन बातों को और आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बहुत सारी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां 20 नवंबर को एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज अपनी विधानसभा सीट नागपुर दक्षिण पश्चिम में आम जनता से उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने अपनी सीट पर रोड शो भी किया। इस सीट पर कांग्रेस ने इस बार कुंभी समाज के प्रफुल्ल गुड़धे पाटिल को उतारा है। पाटिल नागपुर से भाजपा के पहले विधायक और पूर्व मंत्री विनोद गुड़धे पाटिल के पुत्र हैं। देवेंद्र फडणवीस लगातार 5 बार से विधायक हैं और विजयी छक्का लगाने के लिए नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से लगातार चौथी बार मैदान पर उतरे हैं। परिसीमन के बाद 2009 से ये सीट बनी है और तब से फडणवीस जीतते आए। इससे पहले वो नागपुर पश्चिम से विधायक रहे हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मौलाना सज्जाद नोमानी की विभाजनकारी टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ये कहा कि मौलाना सज्जाद नोमानी को वोट जिहाद वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट दे सकती है। साथ ही सोमैया ने शरद पवार पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड और मराठी मुस्लिम सेवा संघ को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए कहा कि शरद पवार ने वोट जिहाद जैसी बातें फैलाई हैं।
मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, जिन्होंने जो मुस्लिम भाजपा का साथ देते उनका सोशल बॉयकॉट करना, वोट जिहाद करना, उसके खिलाफ मैंने जो शिकायत की है, मुझे महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है, मेरी बात भी हुई है। परभणी जिला के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर ने इसकी जांच शुरू कर दी है। आज शाम तक उनका रिपोर्ट तैयार हो जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। महाराष्ट्र में चुनावी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरे जोर शोर के साथ प्रचार कर रही है। उद्धव ठाकरे आज पालघर विधानसभा और बोईसर विधानसभा में 2 जनसभाएं करेंगे। उद्धव ठाकरे की इस जनसभा को महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा का नाम दिया गया। आपको बताएं कि महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज गढ़चिरौली में जनसभा और नागपुर में रोड शो करने वाली हैं। प्रियंका गांधी महाविकास आघाड़ी की जनसभा में गढ़चिरौली में शामिल होंगी, जहां गठबंधन के और नेता भी मौजूद रहेंगे। गढ़चिरौली की जनसभा 11:30 बजे होगी। वहीं नागपुर में दोपहर 2 बजे रोड शो किया जाएगा। ये रोड शो अवस्थी चौक से अहबाब कॉलोनी चौक से होते हुए गांधी गेट, शिवाजी पुतला चौक से बडकस चौक तक होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए 18 नवंबर को चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में पहुंचने की एक दिन पहले आज शिवसेना के संस्थापक बालासाहब ठाकरे की पुण्यतिथि है। इस मौके पर शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी नेता अनिल देसाई समेत अनेक नेताओं ने बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिंदे गुट की शाइना एनसी ने भी बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि संवैधानिक पदों का अपमान करना राहुल गांधी की पहचान बन चुका है। संवैधानिक पदों का अपमान यही राहुल गांधी की असली पहचान। इस प्रकार के अनर्गल बातें करना, वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के विषय में, और किसी की भी सेहत के बारे में इस प्रकार की झूठी बातें करना, ये दिखाता है कि राहुल गांधी का क्या स्तर है। बीजेपी पर हमला करते करते आप प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी नहीं बख्श रहे। एलओपी के पद पर बैठे हुए राहुल गांधी को क्या विदेशी देश जो जिनके नेता हमारे मित्र हैं, उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना शोभा देता है? और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं झारखंड की, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार को अगर हम देखें तो वो चरम पर है। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज झारखंड में चुनावी प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा बोकारो के गोमिया विधानसभा, धनबाद जिला के सिंधरी विधानसभा क्षेत्र और जामताड़ा में नाला विधानसभा में कुल 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा भाजपा नेता अर्जुन मुंडा देवघर जिले के सारठ में जनसभा करेंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ प्रचार अभियान में जुटी हुई है। आपको बताएं कि झारखंड में बाकी सभी 38 विधानसभा सीटों पर दूसरे और अंतिम चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। झारखंड में विधानसभा चुनाव में बरहेट विधानसभा सीट पर कांटे का मुकाबला होने वाला है। एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन खुद इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने गमालियल हेम्ब्रम को मैदान में उतारा। आपको बताएं कि हेमंत सोरेन ने 2014 और 2019 दोनों विधानसभा चुनावों में इस सीट पर जीत हासिल की। ये सीट पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के पास थी। हालांकि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र में मुख्य दल हैं। यह नजारा है झारखंड के सबसे हाई प्रोफाइल सीट साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गामलियल हेम्ब्रम बच्चों को मुहावरे सुनाकर आकर्षित कर रहे हैं। पेशे से शिक्षक रहे हेम्ब्रम का यह तरीका लोगों को खूब लुभा रहा है। आदिवासी समाज के पारंपरिक ढोल नगाड़े की थाप पर हेम्ब्रम का भी लोग पारंपरिक तरीके से अभिनंदन भी कर रहे हैं। हेम्ब्रम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट में ताल ठोक रहे हैं। जो बरहेट प्रखंड के तलवड़िया पंचायत के
अंतिम गांव पाडेर बथान गांव में आप देख सकते हैं कि विकास का पैमाना क्या है, यहाँ सड़क की दुर्दशाएं क्या है, यहाँ पेयजल का व्यवस्था क्या है। तो इससे आप आकलन कर सकते हैं कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और जनता निश्चित रूप से इस बार जागरूक है और बदलाव करेगी। हेमंत सोरेन की विदाई होगी, कमल खिलेगा बरहेट विधानसभा क्षेत्र से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बरहेट विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा दुर्ग है जिसमें सेंध लगाना भाजपा के लिए आसान नहीं दिखता। 2014 में विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट दोनों जगह से किस्मत आजमा रहे थे। दुमका में उन्हें भाजपा की लुईस मरांडी ने भले ही पराजित कर दिया था, लेकिन बरहेट में चुनाव जीत गए थे। दोबारा 2019 में भी उन्होंने किला फतह की और अब 2024 में हैट्रिक लगाने की हसरत रखते हैं। राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए। बरहेट विधानसभा में आदिवासी और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित बरहेट विधानसभा क्षेत्र साहिबगंज जिले के बरहेट, पतना और गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के साथ बोआरी जोर प्रखंड के 6 पंचायत तक फैला हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में संथाल और पहाड़ियां आदिवासी मतदाताओं की संख्या करीब 71% और मुस्लिम मतदाताओं की तादाद लगभग 10% है। भाजपा ने पिछली बार बरहेट से निर्दलीय किस्मत आजमा चुके हिम्ब्रम को इस बार चुनाव मैदान में उतारा है, जो आदिवासी समाज में अच्छी पैठ रखते हैं। अगर हिम्ब्रम आदिवासियों में सेंध लगाने में कामयाब हुए तो हेमंत सोरेन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। गामलियल हेम्ब्रम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, हेमंत सोरेन के खिलाफ मजबूती से चुनाव मैदान में डटे हैं और हमने देखा कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो इनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और एक मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश की जा रही है। हम अपने कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ बरहेट से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। DRDO द्वारा विकसित इस मिसाइल ने भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल्स पारंपरिक मिसाइल से काफ़ी तेज़ होती हैं, जिनकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक है। ये मिसाइलें लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखती हैं और दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम। भारत की ये मिसाइलें न केवल दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकती हैं, बल्कि इसकी तेज़ रफ्तार इसे दुनिया की बेहतरीन रक्षा प्रणालियों में शामिल करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफलता पर DRDO, सशस्त्र बलों और इंडस्ट्री के वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि ये परीक्षण भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को और मजबूत करेगा। और अब बात दिल्ली की आबो हवा से जुड़ी हुई। दिल्ली NCR में धुंध भरी स्थिति बनी हुई है और आज सुबह अधिकतर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में रहा। आज सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, एम्स, नेहरू प्लेस और मयूर विहार में प्रदूषण की वजह से धुंध की चादर देखी गई। वहीं AQI स्तर कई सप्ताह से लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। राजधानी दिल्ली में हवा के साथ साथ यमुना का भी प्रदूषण कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बावजूद जमीन पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। पानी इतना जहरीला हो चुका है कि लोगों को नदी से दूर रहने के निर्देश दिए गए। आज भी कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी का जहरीला सफेद झाग उस पर तैरता हुआ नजर आया।
खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां के किन्नौर में निर्माणाधीन शोंगटोंग करछम पावर प्रोजेक्ट के टनल से लीक होने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन 450 मेगावाट के शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना में आज HRT और एडिट 2 के पास से मिलने से जो पानी आज तक अंदर रुका हुआ था वो बाहर आ गया। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का पंडाल मेले में आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्या खास है इस पंडाल में, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का स्टॉल भी हर किसी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ स्वास्थ्य संबंधी तमाम जानकारियाँ प्रदान की गई हैं। क्या क्या खास दिखाया गया है यहाँ पर, आइए जायजा लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का स्टॉल लगाया गया है। ये योजना 5 लाख तक का जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करती है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि ये स्कीम सभी 70 इयर्स एंड अबव लोगों के लिए हो जाएगी। तो इस स्कीम इस बार हम स्टॉल में लोगों को गाइड कर रहे हैं बेसिकली कि जो 70 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोग हैं वो अपना आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान वे वंदना कार्ड जिसकी हम बात करते हैं, वो कैसे बना सकते। आभा बनाओ अपने हेल्थ रिकॉर्ड फोन पे पाओ। इसके साथ ही आप यहाँ साथ में देख सकते हैं संपूर्ण टीकाकरण दें, निःशुल्क बाल स्वास्थ्य जांच यहाँ पे की जाती है। AMB है, अनीमिया मुक्त भारत की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर आहार परामर्श दिया जा रहा है, खून की कमी की जांच की जा रही है, निःशुल्क परिवार नियोजन परामर्श भी यहाँ पर दिया जा रहा है। इन परिवार नियोजन के तरीके के यहाँ मॉडल भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आज ही शुरुआत करें, मिलकर परिवार नियोजन की बात करें। विकसित भारत की नई पहचान परिवार नियोजन, हर दंपति की शान। अपने खान पान की शैली को किस तरह से रखना है उसके बारे में तमाम बातें यहाँ पर जानकारी दी गई हैं। किस तरह स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से व्यायाम करना है। कान की निःशुल्क जांच और परामर्श भी यहाँ दिया जा रहा है। आंखों की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा शुगर और BP को भी यहाँ टेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ में ही यहाँ दूसरा भी स्टॉल है जिसमें वन हेल्थ को दिखाया गया है। यहाँ मेरे बाएं में मेंटल हेल्थ की बात की गई है, RHTC की बात की गई है, NACP की बात की गई है। किस तरह से मानसिक दबाव है उसको कम किया जा सकता है, उसकी स्क्रीनिंग यहाँ पर की जा रही है। खास तौर पर यहाँ HIV/AIDS के बारे में भी बताया गया है। यहाँ एक सर्जिकल स्टेशन भी दिखाया गया है जो अपने आप में सबको आकर्षित कर रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर ओरल हेल्थ जिसमें खास तौर पर दांतों की जांच की जा रही है। यहाँ मलेरिया के मच्छरों के पनपने वाली जगह और रोकथाम के उपाय के बारे में बताया गया। यहाँ पे पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि मॉस्किटो से कैसे बचाया जाए, उसकी हमने पूरी लाइफ साइकिल रखी है कि पब्लिक को पता नहीं कि पानी में भी मच्छर पैदा होते हैं। पब्लिक कहते हैं कि पार्क में मच्छर पैदा हो रहे हैं, इधर पैदा हो रहे हैं, जबकि मच्छर जो है उसकी 3 स्टेज जो है वो पानी में होती है। उसका एग, उसका लार्वा और उसका प्यूपा, ये हमने तीनों स्टेजें इसमें रखी है पब्लिक को दिखाने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं खास तौर पर दिखाया गया है नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन। 40 इयर्स एज के अंदर के लोगों का यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होता है। इसमें पता चलता है कि सिकल सेल की बीमारी है या नहीं है मेल और फीमेल्स में, वेदर दे आर कैरियर्स, बिकॉज ये ऐसी बीमारी है जिसमें ये जेनेटिक डिसीज है विच कैन बी कैरीड टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य की भी विशेष जानकारी प्रदान की जा रही है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। हरियाणा के पंडाल में भी कुछ अलग हटकर उत्पाद देखे गए। इसमें स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया जो खाना है उसके लिए पैकिंग पेपर देखा जा सकता है। कैसा है पैकिंग पेपर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। हरियाणा के अंदर भी एक नया उत्पाद है। क्या नया उत्पाद है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद मनचंदा जी। अरविंद जी, क्या लेकर आए हैं? मेरे पास फूड रैप्स हैं। अभी तक जितना भी खाना पैक हो रहा है एल्युमिनियम फॉइल में हो रहा है। हम लोगों ने एल्युमिनियम फॉइल से हटके इसको पेपर फॉइल में कन्वर्ट किया है। इसमें क्या है कि 1 साइड पेपर 1 साइड फॉइल। अभी क्या है, जो भी हम लोग प्रोडक्ट पैक करते हैं ये एडवाइजेबल है कि एल्युमिनियम में पैक नहीं होना चाहिए। जितनी भी रिसर्च आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे सब जगह एल्युमिनियम फॉइल रिकमेंडेड नहीं है। तो हमने क्या किया, एल्युमिनियम के साथ एक कोटिंग करी है और वो कोटिंग से प्रोडक्ट जो है वो
फूड ग्रेड बन जाता है और वो एल्युमिनियम में पैक होके खाने को गर्म भी रखेगा और साथ में फूड ग्रेड मेंटेन भी रहेगा। इसके साथ हमने एक और इन्वेंशन करी है कि फूड ग्रेड फॉयल प्लस सेकेंडली उसके साथ सील भी कर सकते हैं उसको। 2 प्रोडक्ट अलग अलग हैं, एक पेपर फॉयल है, एक सुप्रीम पेपर फॉयल है, जिससे क्या उसके पाउच भी आप बना सकते हो। उससे क्या होता है कि जब कोई भी खाना पैक करके लेना चाह रहा है तो उसमें क्या होता है, लीक हो जाता है। हमारे प्रोडक्ट नॉर्मली जितने भी होते हैं ऑयली होते हैं या उसमें वाटर कंटेंट होता है या ग्रेवी आइटम्स होते हैं, उनके आप पाउच घर में ही बना सकते हैं विद योर ओन गजेट्स। इसके लिए कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक गजेट नहीं चाहिए। अगर आप भी व्यापार मेले में आ रहे हैं तो इस तरह के उत्पाद देखना ना भूलें, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उत्पाद तैयार किए गए हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिलोंग चेरी ब्लॉसम महोत्सव के दौरान पूर्वी खासी हिल्स के मावा कडोक स्काईवॉक परियोजना की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि ये परियोजना पर्यटन क्षेत्र में समग्र रणनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा सीएम संगमा ने महोत्सव स्थल पर जापान एरेना स्थापित करने के लिए जापान का धन्यवाद दिया, जिसमें सांस्कृतिक विविधता, भोजन, संगीत, खेल का प्रदर्शन किया गया। आपको बताएं कि पर्यटकों के लिए मैकडॉक एक लोकप्रिय घूमने की जगह है। इस दृष्टिकोण से ये स्काईवॉक परियोजना इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगी और ये सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।